नमस्कार। योगावर्त यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर राकेश प्रताप सिंह एक बार फिर से आप लोगों के बीच में हूँ एक नए विषय के साथ। आज हम बात करेंगे अभी हाल ही में जो संपन्न हुए हैं कर्नाटक के विधानसभा चुनाव, उस पे बात करने वाले हैं। तो वैसे तो काफ़ी समय हो गया है, लगभग मान के चलिए 10-12 दिन हो चुके हैं। तो उस हिसाब से मैं मेरा एनालिसिस थोड़ा देरी से मैं कर रहा हूँ। आपने काफ़ी लोगों के एनालिसिस को सुना होगा, बहुत सारे समाचार पत्रों में और न्यूज़ टेलीविज़न के माध्यम से। तो मेरे दिमाग में भी कई दिनों से आ रहा था कि मैं भी अपना एक एनालिसिस करूं, आप लोगों के समक्ष रखूं। तो कांग्रेस की अगर जीत को देखें कर्नाटक में, तो वो अचंभित करने वाली है। अचंभित करने वाली इसलिए भी है कि कांग्रेस ने खुद नहीं सोचा होगा कि वो उसे इतना बड़ा मैंडेट मिलेगा। ये बात सही थी कि हाँ, बीजेपी और कांग्रेस की आपस में प्रतिस्पर्धा जो थी वो काफ़ी टक्कर की थी। ये नहीं कह सकते कि वन साइडेड इलेक्शन था, ऐसा नहीं था, कांटे की टक्कर थी। लेकिन रिजल्ट इस तरीके के आएंगे कांग्रेस ने भी नहीं सोचा होगा। तो मैं जब इसका एनालिसिस करता हूं तो मेरे जहन में एक चीज़ आती है कि क्या कारण रहा बीजेपी की हार का और कांग्रेस की जीत का। तो जब बीजेपी की हार के बारे में जब मैं सोचता हूं तो मुझे समझ में आता है कि सबसे बड़ा जो कारण था, जो मेरे समझ में आया, वो था वहां की जनता का बम्बई सरकार के प्रति विरोध, और दूसरा नकारात्मकता। जिस तरीके से बम्बई सरकार पर 40% कमीशन और भ्रष्टाचार के आरोप कांग्रेस ही नहीं लगाती रही, बल्कि वहां की जनता भी इस चीज को बिल्कुल पूरी तरीके से मान के बैठी हुई थी कि हाँ, भ्रष्टाचार हुआ है, और वहां की जनता बम्बई सरकार से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। और आप देखिए, इस तरीके के चुनाव परिणाम जब ही आते हैं जब वहां की जनता, उस प्रदेश की जनता पूरी तरीके से मन बना लेती है सरकार को उखाड़ फेंकने का। वही वहां पे देखने को मिला। आप देखेंगे 64 या 65 जो भी सीटें बीजेपी को मिली, अगर बीजेपी हाईकमान मोदी या अमित शाह जी या उनके जो स्टार कैंपेनर हैं, अगर वो इतनी मेहनत अगर वहां पर नहीं करते, तो मैं मानता हूं कि दहाई का आंकड़ा भी मुंबई सरकार नहीं छू पाती। ये स्थिति थी। अब जो लोग ये समझ रहे हैं, या न्यूज़ चैनल पे जो लोग ये बोल रहे हैं कि ये मोदी जी की हार है या बीजेपी हाईकमान की हार है, या 2024 के लोकसभा चुनाव पर इन परिणामों का असर पड़ेगा, तो मैं इस चीज़ से अभी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि अभी बहुत सारे स्टेट में चुनाव होना बाकी है। बीजेपी की कर्नाटक में हार वहाँ की आम जनता का रोष था कि यदि आप काम अच्छा नहीं करेंगे तो आप भले ही कोई भी पार्टी हो, आपको जनता उखाड़ के फेंक देगी। इस हद तक वहाँ की जनता का रोष था मुंबई सरकार पे। और इससे पहले जो येदियुरप्पा बीजेपी सरकार थी, जिसके चीफ मिनिस्टर येदियुरप्पा थे, उन पर भी यही आरोप था। वो भी आरक्षण में, वो भ्रष्टाचार में लिप्त थे। तो यदि आपकी स्टेट यूनिट काम अच्छा नहीं करेगी, अगर आपके स्टेट में कोई पावरफुल नेता नहीं होगा, जैसे कि उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं, या आसाम के आपके जो आसाम के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनके जैसे नेता अगर आप नहीं होंगे, जो भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति रखते हैं, जो कानून का राज स्थापित करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की दोबारा वापसी होने, 2022 के चुनाव में दोबारा वापसी होने के पीछे केवल और केवल एक ही रीजन था, योगी सरकार की नीति था। इसके अलावा कुछ भी नहीं था। योगी सरकार ने जिस तरीके से 2017 से लेकर 2022 तक काम किया था, चाहे वो कानून व्यवस्था पे हो, या महिलाओं की सुरक्षा पे हो, या गरीबों के कोरोना काल में गरीबों की मदद को लेके हो, या स्वास्थ्य सुधार को लेके हो, जिस तरीके से योगी सरकार ने काम किया पिछले 5 सालों में, उसी चीज़ को जनता ने उनको वापस किया। तो जब किसी सरकार से जनता इतनी ज़्यादा रुष्ट हो जाती है कि वो बिल्कुल उस व्यक्ति को देखना ही पसंद नहीं करती, तब आप कुछ नहीं कर सकते। तीसरी चीज़, वहाँ की बीजेपी नेताओं की आपसी फूट। बहुत से बीजेपी नेता, जिसमें सबसे बड़ा नाम येदियुरप्पा, जिसपे बीजेपी हाईकमान की सबसे बड़ी मजबूरी थी येदियुरप्पा को साथ लेना। और बीजेपी हाईकमान भी कहीं ना कहीं जानता होगा कि ये एक रिस्क ले रहा है वो, क्योंकि येदियुरप्पा से कोई नहीं पूछता। क्योंकि येदियुरप्पा की जो पहले सरकार चला चुके थे, उस सरकार में येदियुरप्पा ने जो काम किए थे, उसी की वजह से ही तो वहाँ की जनता ने उन्हें हटाया था। लेकिन बीजेपी की सबसे बड़ी मजबूरी ये है कि कर्नाटक जैसे स्टेट में उसके पास कोई ऐसा नेता ही नहीं है। तो येदियुरप्पा को
साथ लेना उनकी सबसे बड़ी मजबूरी थी। और येदियुरप्पा आपने देखा होगा पूरे चुनाव की कैंपेनिंग में, जहाँ कहीं भी चुनाव कैंपेनिंग हुई है, जहाँ कहीं भी येदियुरप्पा गए, कहीं पे भी वो बंदा एक्टिव नहीं दिखा। बस चेहरा जरूर था येदियुरप्पा का, लेकिन येदियुरप्पा उस हिसाब से एक्टिव नहीं थे। हालांकि बीजेपी का जो वोट शेयर है, जो पिछली साल 36% था, वो इस साल भी 36% है। अगर कांग्रेस को फायदा कहीं से मिला है तो वो जेडीएस का जो वोट परसेंट है वो शिफ्ट हुआ है कांग्रेस की तरफ। बीजेपी का जो वोट परसेंटेज है वो शिफ्ट नहीं हुआ कांग्रेस की तरफ। ये भी एक सच्चाई है, इसको आप नकार नहीं सकते। तो इस तरीके से देखा जाए तो कांग्रेस ने सेंधमारी की है जेडीएस में। जेडीएस की सीटें कम हुई हैं पहले की तुलना में। जेडीएस का जो वोट बैंक था वो कांग्रेस की तरफ गया है। तो इसे भी आप नकार नहीं सकते। लेकिन सबसे बड़ा जो डाउनफॉल कर्नाटक बीजेपी का रहा, वो सबसे बड़ा डाउनफॉल है वहाँ की लीडरशिप। कर्नाटक में बीजेपी के पास कोई भी एक्टिव फाइब्रेंट नेता नहीं है। जिस तरीके से उसके पास, जैसे कि उत्तराखंड में मान लीजिए आपका धामी है, या आपका आसाम में जो शर्मा है, जो बिस्वा शर्मा, उत्तर प्रदेश में आपके पास योगी जी हैं। इस तरीके के फाइब्रेंट नेता चाहिए। तो मेरा एनालिसिस यही कहता है कि बीजेपी की आपसी फूट और भ्रष्टाचार कर्नाटक में उसको हराने का सबसे बड़ा कारण रहा। येदियुरप्पा केवल और केवल येदियुरप्पा का फोकस अपने बेटे को जिताने पे था, और जहां से येदियुरप्पा का बेटा जीता वहां से कांग्रेस का प्रत्याशी जो खड़ा होने वाला था वो न खड़ा करके ऐसे ही किसी अरे गहरे इंसान को वहां से खड़ा कर दिया गया। पूरी सेटिंग थी येदियुरप्पा और सिद्धरामैया के बीच में। येदियुरप्पा को चाहिए था कि उनका लड़का जीत जाए, तो वहाँ की कांग्रेस यूनिट ने येदियुरप्पा के लड़के के सामने एक ऐसा कैंडिडेट उतार दिया जिसकी जीतने की कोई उम्मीद ही नहीं थी। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि चुनाव किस तरीके से हुआ भाई। तो अगर इस तरीके की लीडरशिप होगी किसी स्टेट की, तो आप क्या ही उम्मीद करते हैं। तो ये कहना, मैं समझता हूँ ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी। अभी जो विपक्ष के लोग कह रहे हैं, विपक्ष के लोगों को कहने का उनके लिए तो कुछ ना कुछ कहना ही रहता है। राजनीति ही इसी का नाम है कि जैसे वो बोल रहे हैं कि ये कर्नाटक का चुनाव 2024 की भूमिका तय करेगा, ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोला जा सकता, क्योंकि कर्नाटक की हालात बहुत अलग थे। तो आप कर्नाटक के 2024 में कर्नाटक लोकसभा इलेक्शन में ही आप रिजल्ट देख लेना। तो मैं समझता हूँ बहुत सारे फैक्टर रहे और कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, क्योंकि कांग्रेस के लिए ये चुनाव एक साख का सवाल बन गया था। गांधी परिवार ने पूरी ताकत झोंक दी इस चुनाव में। सोनिया गांधी तक जो संन्यास ले चुकी हैं, वो तक कैंपेनिंग करने उतर आई। आप सोचिए किस लेवल पे कांग्रेस काम कर रही थी। उसके लिए साख का विषय था। जिस तरीके से चुनाव पे चुनाव कांग्रेस हारती आ रही है, तो उसको देखते हुए कांग्रेस के लिए तो ये साख का विषय था। उसको तो जीतना, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था जीतने के सिवा, और उसको वो ऑप्शन थाली में परोस के दे दिया कर्नाटक बीजेपी के नेताओं ने। भाई सीधी सी बात है, अगर आप काम नहीं करेंगे तो आप कोई भी सही, जनता आपको लात मार के निकाल देगी। फिर रही बात बीजेपी के प्रति लोगों की नाराजगी का, तो उसी समय यूपी में जहाँ मैं बैठा हूँ, यूपी में चुनाव चल रहा था, निकाय चुनाव। आप देखिए 17 महानगर जो थे, उनमें 17 में से 17 बीजेपी ने जीती। तो अगर जनता के मन में ऐसा कुछ रोष होता है या बीजेपी को लेके बीजेपी हाईकमान को लेकर जनता के मन में अविश्वास होता है या ऐसी कोई चीज़ होती, तो वो यहाँ भी दिखती। यहाँ तो पूरा स्वीप कर दिया बीजेपी ने। तो ये मेरा अपना एनालिसिस है। बाकी आप सब लोग क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद।